हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10.3 द इक्विलिब्रियम इन द गुड्स एंड द मनी मार्केट। तो ऑलरेडी हम अपने लास्ट 2 चैप्टर्स में इन दोनों मार्केट्स को अच्छे से डीपली समझ कर आए हैं। हमने देखा है कि ये दोनों मार्केट किस तरीके से इक्विलिब्रियम पर होती है और उन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पर हमने अपने IS एंड LM कर्व को ड्राइव करना भी सीख लिया था। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम अपने लास्ट 2 पार्ट्स में पढ़कर आए हैं। अगर हम बात करते हैं अपने IS कर्व की, तो IS कर्व को अगर हम बात करें यहाँ पर, ये हमारा IS कर्व होता था जो कि क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था। यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट रेट आता था और यहाँ पर हमारा लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम आता था। तो हमारा जो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग IS कर्व था, इस कर्व के जितने भी ऊपर पॉइंट्स हैं वो क्या शो करते थे कि हमारी जो गुड्स की मार्केट है वो इक्विलिब्रियम पर है। सेम अगर हम बात करें LM की, तो LM जो हमारा कर्व था वो कुछ इस तरीके से बनता था। यहाँ पर ये हमारा अगेन इंटरेस्ट रेट आता है, यहाँ पर ये अगेन हमारा y आता है। LM कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग था जो कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन को शो करता था। और हमारे इस LM कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स थे वो क्या शो करते थे कि वो सारे पॉइंट प्रेजेंट करते थे कि हमारी जो मनी मार्केट है वो इक्विलिब्रियम पर है। अब यहाँ पर 10.3 में हम बात करते हैं कि हमारी दोनों मार्केट आपस में कब इक्विलिब्रियम पर होगी। हमारी LM पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पर होती है इसके सब पॉइंट पर, और हमारे IS के हर पॉइंट पर हमारी गुड्स की मार्केट इक्विलिब्रियम पर होती है। हम अपने 10.3 में बात करते हैं कि साइमल्टेनियसली ये साथ में कब इक्विलिब्रियम पर होंगे। तो साथ में हमें अगर इन्हें इक्विलिब्रियम पर करना है तो हमें अपने इंटरेस्ट रेट और अपने y को इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा, इस तरीके से लेकर चलना होगा कि हमारी दोनों ही मार्केट जो है इक्विलिब्रियम पर हो। और ये कब पॉसिबल है, जब हम यहाँ पर इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा जो IS है उसके सारे पॉइंट शो करता है कि हमारी गुड्स की मार्केट इक्विलिब्रियम पर है। और अगर हम बात करें LM की, तो LM हमारा शो करता है कि हमारी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पर है। बट जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर हमारा LM भी है और हमारा IS भी है, मतलब कि इस पॉइंट पर हमारी दोनों ही मार्केट इक्विलिब्रियम पर है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पे हम बात करते हैं कि अब देखो, जब हमारे IS और LM दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब अब हमारी इस पॉइंट पर जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमारी मनी मार्केट भी इक्विलिब्रियम पर है और हमारी गुड्स की मार्केट भी इक्विलिब्रियम पर है। तो इस पॉइंट पर हम बोलते हैं कि हमारी दोनों ही मार्केट की जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है। तो जब हमारी दोनों मार्केट इक्विलिब्रियम पर है तो उस कंडीशन में जो हमारी इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है वो ये होगा, और यहाँ पर हमारा लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम क्या होगा, तो इसे हम शो कर देते हैं इस तरीके से। तो बेसिकली अगर हम इसको समराइज करें तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारे 10.3 में हम बात करते हैं कि हमारी दोनों मार्केट कब इक्विलिब्रियम पर होगी। इससे पहले हमने इंडिविजुअली दोनों मार्केट्स को पढ़ा, अब हम बात करते हैं कि दोनों मार्केट साथ में कब इक्विलिब्रियम पर होगी और उसको हम किस तरीके से ड्राइव करते हैं। तो हमने देखा है कि जब हमने IS को ड्राइव करा था तो वो किस तरीके से ड्राइव करा था, हमने गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को लेकर अपने IS को ड्राइव करा था। मतलब कि हमारे IS कर्व का हर पॉइंट क्या शो करता है कि मेरी गुड्स की मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम पर है। सेम इसका ऑपोजिट अगर हम बात करें यहाँ पर LM की, तो LM क्या शो करता है कि मेरी मनी मार्केट कब इक्विलिब्रियम पर है। मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम पॉइंट को हमने यूज कर अपने LM को ड्राइव करा था। तो LM के हर पॉइंट बेसिकली क्या शो करते हैं कि मेरी LM के हर पॉइंट पर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पर है। लेकिन हम बात करते हैं जब कि दोनों मार्केट कब इक्विलिब्रियम पर होगी, तो जब हमारी IS और LM इंटरसेक्ट करते हैं, तो सिचुएशन में जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारी दोनों ही मार्केट की इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है सेटिस्फाई होती है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कि अब हमारी इक्विलिब्रियम में अब चेंजेस कैसे आते हैं, ये तो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन जिसमें दोनों मार्केट इक्विलिब्रियम पर है। लेकिन इसमें चेंजेस किस तरीके से आते हैं तो उसे हम आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम और इंटरेस्ट रेट में किस तरीके से चेंजेस आते हैं। बेसिकली हम बात करते हैं कि हमारी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है जिसमें दोनों मार्केट इक्विलिब्रियम पर है, तो उसमें किस तरीके से चेंजेस आते हैं। अगर हम चेंजेस की बात करते हैं तो चेंजेस कब आएंगे। हमने क्या देखा कि हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है जिसमें दोनों मार्केट सेटिस्फाई हो रही हैं, वो ये जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये किस पर डिपेंड करती है, हमारी LM और IS में। तो हमारा जो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है जिस पे हमारा इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट यहाँ पर है और हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम जो है यहाँ पे है, तो हमारे इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट और आउटपुट किस तरीके से चेंज होंगे जब हमारे IS और LM में चेंजेस आएंगे। सिंपली हम अपने ग्राफ में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चेंजेस की, किस तरीके के चेंजेस आएंगे IS और LM पे, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब भी हमारा IS और LM शिफ्ट होगा तो हमारे जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम और इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आएंगे। नाउ अब अगर हम इस सेम चीज़ को एक बार रिवाइज करें, क्योंकि हम IS LM के शिफ्ट को तो ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, तो अगर इसको एक बार फिर भी रिवाइज करें, तो अगर हम चेंजेस की बात करें तो चेंजेस कब आएंगे, जब हमारे ये दोनों कर्व शिफ्ट करेंगे। और ये शिफ्ट कब करते हैं उसको हम रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IS कर्व की। तो हमारा जो IS कर्व है वो बेसिकली कब शिफ्ट होता था, तो हमने देखा है कि जब हमारे ऑटोनॉमस AD में चेंजेस आते थे तो हमारा जो है IS शिफ्ट करता था। कैसे, क्योंकि अगर हमारे ऑटोनॉमस AD में चेंजेस आ रहे हैं, ये A बार में चेंजेस आ रहे हैं, तो हमारे AD में चेंजेस आते थे और ऑटोनॉमस AD की वजह से हमारा जो AD है वो शिफ्ट करता था, उसकी स्टीपनेस में कोई भी चेंजेस नहीं आते थे, वो शिफ्ट करता था। और अगर वो शिफ्ट करता है तो हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम है उसमें भी चेंजेस आते थे विद द सेम इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं आता था, इसलिए हमारा जो IS है वो शिफ्ट कर जाता था। अगर ये समझ नहीं आया तो इसका एक बार फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, उसमें मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। तो हमारा इस तरीके से जो है IS शिफ्ट करता था। अगर मैं इसको एक बार और समराइज करूँ तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि मेरा A बार इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारा अगर A बार इंक्रीज होता है तो मेरा जो AD है वो भी इंक्रीज हो जाता था और वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता था, और उसकी वजह से हमारा जो Y था वो भी जो है इंक्रीज हो जाता था। हमारे Y में कैसे चेंजेस आते थे, हमारा जो Y है वो इंक्रीज हो जाता था विद द सेम I। इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं आते थे, तो उसकी वजह से क्या होता था, हमारा जो IS है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता था। ये हम पढ़कर आए ऑलरेडी। सेम इसका जस्ट अपोजिट था कि अगर मेरा A बार फॉल कर जाएगा तो हमारा जो AD है वो भी शिफ्ट कर जाएगा, बट इस बार डाउनवर्ड, क्योंकि वो कम हो रहा है, और यहाँ पर उसकी वजह से हमारा जो Y है वो भी फॉल कर जाएगा सेम इंटरेस्ट रेट पर। तो सिचुएशन में क्या होगा, हमारा जो IS है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चलो अब LM की, तो यहाँ पर हमारा जो LM है वो कब शिफ्ट करता है, जब हमारी मनी सप्लाई में चेंजेस आते हैं, जब हमारा सेंट्रल बैंक सप्लाई ऑफ मनी को चेंज करता है। अगर हमारी मनी सप्लाई में चेंजेस आते हैं तो हमारी जो रियल मनी सप्लाई है वो भी चेंज हो जाती है ना, वो भी चेंज हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आ जाते हैं विद द सेम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो LM है वो शिफ्ट कर जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर मेरा M बार इंक्रीज हो जाएगा, जो कि हमने लास्ट पार्ट में ही पढ़ा था, तो उसमें क्या होगा, हमारा यहाँ पर ये वैल्यू जो हमारी रियल मनी सप्लाई है वो इंक्रीज कर जाएगी, और उसकी वजह से हमने देखा हुआ है कि हमारे जो इंटरेस्ट रेट हैं वो फॉल कर गए थे। ये हमने अपनी लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पर जब वो फॉल करे तो Y में तो कोई भी चेंजेस नहीं आए, इसलिए हमारा जो LM था हमने देखा था कि वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया था। सेम इसका जस्ट अपोजिट हम देख सकते हैं कि अगर हमारा सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कम कर देता है, नॉमिनल मनी सप्लाई को कम कर देता है, तो हमारी जो रियल मनी सप्लाई है वो भी फॉल कर जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, इस बार इसका उल्टा हो जाएगा, हमारे इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, सेम लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो सिचुएशन में हमारा जो LM है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हमारा IS
कब शिफ्ट करता है, तो जब भी हमारे ऑटोनॉमस एडी में चेंजेस आते हैं तो हमारा जो आईएस है वो शिफ्ट करता है। और अगर हम बात करते हैं एलएम की, तो हमारा एलएम कब चेंज होता है, कब शिफ्ट करता है, जब हमारी मनी सप्लाई में चेंजेस आते हैं जो सेंट्रल बैंक कर रही है। तो ये हमारे 4 केसेस हैं जिसमें हम बेसिकली बात करते हैं कि हमारा जो आईएस और एलएम है वो किस तरीके से शिफ्ट होता है। अगर इसमें चेंजेस आते हैं, मतलब कि अगर हमारी ए बार में चेंजेस आते हैं या फिर हमारी मनी की सप्लाई में चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम और हमारा इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट में किस तरीके से चेंजेस आ सकते हैं इकोनॉमी के अंदर, जिसमें हमारी दोनों ही मार्केट इक्विलिब्रियम पर है। अब यहाँ पर हमारी बुक में जो केस गिवन है वो गिवन है कि जब हमारी ऑटोनॉमस एडी में चेंजेस आएंगे, और वो कैसा चेंज है कि हमारी ऑटोनॉमस एडी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये सिचुएशन हमारी जो है बुक में गिवन है, इसको हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि हमारे इक्विलिब्रियम में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो एग्जाम्पल में पहले हम थ्योरी को देखते हैं एंड उसके बाद हम इस डायग्राम की बात करेंगे जो बुक में गिवन है। तो यहाँ पर हमारी बुक में गिवन है थ्योरी, जो एग्जाम्पल गिवन है वो ये है कि हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो गई। हमें पता है कि हमारी जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है वो किसके अंदर आती है, हमारे ए बार के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस एडी। तो अगर हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई है तो हम बोल सकते हैं क्लियरली कि हमारा ये इंक्रीज हो गया, ऑटोनॉमस एडी इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर अगर हमारा ऑटोनॉमस एडी इंक्रीज हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा ऑटोनॉमस स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई, तो उस सिचुएशन में हमें पता है कि हमारा जो एडी है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और अगर हमारा एडी इंक्रीज हो जाता है तो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हमारा जो वाई है वो भी इंक्रीज हो जाता है ना। और इस सिचुएशन में जब हमारा वाई इंक्रीज होता है तो वो कितना इंक्रीज होता है, उसमें जो चेंजेस आते हैं वो कितने चेंजेस आते हैं, हमारा जितना आई में चेंजेस आए हैं मल्टीप्लाई बाय हमारा मल्टीप्लायर, उतने से हमारा जो वाई है वो चेंज हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। ये चीज़ भी हम पढ़कर आए हैं ऑलरेडी, है ना। अब इस सेम चीज़ को हम यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं। अगर मैं एक बार बात करूँ, यहाँ पर हमारा कुछ ग्राफ इस तरीके से बनता था, तो मैं बहुत रफली बना रही हूँ इसको। तो ये हमारा 45 डिग्री की लाइन हो गई, ये हमारा जो है एडी हो गया, और यहाँ पर ये हमारा जो एडी में चेंज आया, जो मेरा एडी इंक्रीज हो गया वो है। तो ये एडी डैश मैं इसे लिख लेती हूँ। तो ये हमारा आफ्टर एडी है, जब हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, और ये हमारा पुराना एडी है। तो जब मेरी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई तो हमारा जो एडी है वो भी इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट अब ये हो गया। पहले हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, ये। तो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मेरा लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम क्या था, ये था। तो मैंने इसे ले लिया यहाँ पे, लेट सपोज y1। और यहाँ पर अब जो न्यू इक्विलिब्रियम पर हमारा लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम है वो अब पहले से इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पर ये हमारा लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम इंक्रीज हो गया। न्यू इक्विलिब्रियम पर हमारा लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम ये है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो हमारे सेम इंटरेस्ट रेट पर हम दो कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, दो लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम को देख रहे हैं। जिस केस में हम बात करते हैं कि अगर ऐसा है तो यहाँ पे हमारा जो आईएस है वो क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। और अगर हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है तो हमारा जो आईएस है वो क्या करेगा, वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे हम ग्राफ में भी देख सकते हैं कि मेरा जो आईएस है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर पढ़ने वाली है वो ये है कि जब हमने ये पूरा ग्राफ पढ़ा था, ओके, तो इस ग्राफ में हमने बेसिकली क्या देखा है कि यहाँ पर ये जो मेरा चेंज इन वाई है, यहाँ पे मेरा जो ये चेंज इन वाई है कि मेरे y में कितने चेंजेस आए, मेरा y कितना इंक्रीज हुआ। तो वो कितना इंक्रीज हुआ कि मेरे ऑटोनॉमस में कितने चेंजेस आए हैं, मल्टीप्लाई बाय मेरा मल्टीप्लायर, है ना। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो सेम चीज़ को शो करती है कि यहाँ पर ये डिस्टेंस मेरी शो करती है कि मेरे ऑटोनॉमस में कितने चेंजेस आए, मल्टीप्लाई बाय मेरा मल्टीप्लायर, इतना मेरा ये y इंक्रीज हो गया यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सेम इस डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस भी हमारी क्या शो कर रही है कि मेरे जितने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आए मल्टीप्लाई बाय हमारा
मल्टीप्लायर। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा y इंक्रीज हुआ है वो कितने से इंक्रीज हुआ है कि मेरी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में कितने चेंजेस आए हैं, मल्टीप्लाई बाय हमारा मल्टीप्लायर, क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होगा यहाँ पे, तो इतने से हमारा जो y है वो इंक्रीज हो गया। और जो हमारे इन IS के बीच का गैप है, ये जो हमारे IS1 है, IS और IS1 इन दोनों के बीच का जो गैप है वो भी क्या शो करता है कि हमारे y में जितने चेंजेस आए हैं, जितना हमारा y इंक्रीज हुआ है। ये वो बात है जब हम इसको इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं, सिर्फ IS कर्व को पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम उसकी बात करें यहाँ पर, जब हम दोनों IS और LM को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर इसका चेंज कुछ डिफरेंट होगा, तो उसे यहाँ पर समझते हैं। तो हमने यहाँ तक थ्योरी समझी कि हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई तो A बार इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से AD इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से Y इंक्रीज हुआ, और हमारा जो IS कर्व है वो शिफ्ट हो गया राइटवर्ड। ओके, तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसकी अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ को नोटिस कराना चाहती हूँ वो ये है कि हमारा जो IS राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, IS जो मेरा इंक्रीज हुआ है एक तरीके से, और जो मेरे Y में इंक्रीज हुआ है, Y में चेंजेस आए हैं, वो दोनों इस ग्राफ में जो है सेम है। यहाँ पर जितना मेरा Y इंक्रीज हुआ है और जितना मेरा दोनों IS के बीच का डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली सेम है। और वो सेम कैसे है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेम इंटरेस्ट रेट है इकोनॉमिक के अंदर। लेकिन जब मैं इस ग्राफ की बात करूँगी तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे जितना IS का बीच का डिस्टेंस है और जितना हमारा Y इंक्रीज हुआ है, उन दोनों में हम क्लियरली देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। मेरे IS में तो सेम चेंजेस आए हैं जैसा हम अपने ग्राफ में देखते थे, बट मेरा जो Y है वो इंक्रीज तो हुआ बट वो कम इंक्रीज हुआ। तो इस चीज़ को हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ पर मैं इसे पहले पीछे एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम इस ग्राफ की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने ग्राफ बना दिया, यहाँ पर हमने अपने दोनों कर्व बना दिए, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे हमारी दोनों मार्केट इक्विलिब्रियम पर है, और उस इक्विलिब्रियम पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है वो ये है, और जो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम है वो ये है। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारा जो IS कर्व है वो शिफ्ट कर गया राइटवर्ड, क्योंकि हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो गई। तो मैंने इसे यहाँ पर ये शिफ्ट कर दिया राइटवर्ड। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें अपने IS कर्व की, तो हमने इससे पहले बेसिकली क्या देखा था कि हमारे सेम इंटरेस्ट रेट पे हमारा जो IS कर्व था वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता था। और अगर हम बात करें कि मेरे Y में कितने चेंजेस आए, तो हम देखते थे कि हमारा जो Y है वो इतना इंक्रीज हो जाता था और हमारा जो IS है वो भी इतना इंक्रीज हो जाता था। दोनों का जो इंक्रीज है वो सेम होता था। वो कितना होता था कि मेरे ऑटोनॉमस में कितने चेंजेस आए हैं, मतलब कि हम बात कर सकते हैं कि मेरे I बार में कितने चेंजेस आए हैं, क्योंकि वो ऑटोनॉमस का पार्ट है, मल्टीप्लाई बाय हमारे मल्टीप्लायर, उतने से हमारा जो है Y चेंज होता था, Y इंक्रीज होता था, और उतने से ही हमारे पुराने और न्यू IS के बीच में गैप होता था, है ना। ये हम अपने ग्राफ में दिख रहा है। बट यहाँ पर अगर हम गैप की बात करते हैं तो अब हमारा जो गैप है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमारा IS का गैप तो सेम रहता है, बट जो ये मेरा Y इंक्रीज हुआ है, जब हम दोनों कर्व की बात करते हैं IS और LM की, तो मेरा जो Y है वो इतना इंक्रीज नहीं होता है। तो वो कितना इंक्रीज होता है बेसिकली, तो यहाँ पर हमारा जो Y इंक्रीज होता है वो सिर्फ इतना इंक्रीज होता है। तो मैं क्या देख रही हूँ कि मेरा IS इतना ज़्यादा चेंज हुआ और मेरा जो Y है वो सिर्फ इतना सा चेंज हुआ, जो कि हमारी बुक में भी मेंशन है। तो इसके रीज़न की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर सेम इंटरेस्ट रेट को लेकर चलते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर सेम इंटरेस्ट रेट को लेकर चलेंगे तो ये हमारा पॉइंट अचीव होगा। और इस पॉइंट पर हम क्या देखते हैं कि मेरा सिर्फ एक ही मार्केट इक्विलिब्रियम पर है, गुड्स की मार्केट जो हमारा IS शो करता है, और हमारा इस पॉइंट पर जो है LM इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, मतलब कि मेरी मनी मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम पर नहीं है। तो हमारी मनी मार्केट को इक्विलिब्रियम पर लाने के लिए हमारी गुड्स मार्केट के साथ हमें पता है कि हमारा ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको अचीव करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जब हम इसको अचीव करेंगे, तो यहाँ पर जब हम इसको अचीव करेंगे यहाँ पे, तो हम क्या देख रहे हैं कि मेरा I तो बहुत ज़्यादा, IS तो है बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ, लेकिन मेरा जो लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम है उसमें सिर्फ इतना सा इंक्रीज हुआ, उसमें सिर्फ इतने से चेंजेस आए एज कम्पेयर टू जो हमारा ये गैप है इन दोनों के बीच में। ओके, और यहाँ पर
अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट को अगर हम अचीव करेंगे इकोनॉमी के अंदर तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो पहले से हो जाएगा इंक्रीज। ओके, तो इसके लॉजिक की बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो हमने यहाँ तक बात करी कि हमारा जो IS है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, किसकी वजह से, यहाँ पे हमारा जो है y इंक्रीज हो गया था सेम इंटरेस्ट रेट पे, जिसकी वजह से हमारा जो IS था वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया था विद द सेम अमाउंट कि मेरा चेंज इन ऑटोनॉमस मल्टीप्लाई बाय हमारा मल्टीप्लायर। अब यहाँ पर लॉजिकली तो हमारा y भी सेम अमाउंट से इंक्रीज होना चाहिए था, बट यहाँ पर हम LM को भी स्टडी कर रहे हैं साथ में। अगर हम LM को स्टडी कर रहे हैं मतलब कि हम मनी मार्केट को भी साथ में स्टडी कर रहे हैं, और मनी मार्केट बोलती है कि अगर मेरा y इंक्रीज हुआ है तो हमें पता है कि हमारी जो रियल डिमांड फॉर मनी है जिसको हम L से डिनोट करते हैं वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारी रियल डिमांड फॉर मनी की इक्वेशन क्या थी, हमारी कुछ इस तरीके से इक्वेशन थी। अब हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन था, पॉजिटिव रिलेशन था। अगर मेरा y इंक्रीज हुआ है तो मेरी डिमांड फॉर रियल मनी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर। अगर हमारी डिमांड फॉर रियल मनी इंक्रीज हो जाती है तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और अगर वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो उसकी वजह से हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो अगेन इंटरेस्ट रेट का हमें पता है हमारी इन्वेस्टमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। अगर मैं इसकी इक्वेशन को भी यहाँ पर लिखूँ तो हमारी इन्वेस्टमेंट को हमने स्टडी करा था कि वो ऑटोनॉमस नहीं है, अब वो हमारी डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट पर। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी, और अगर हमारी इन्वेस्टमेंट फॉल कर गई तो हमारा जो y है वो फिर से फॉल कर जाएगा। कितना फॉल कर जाएगा, तो वो हमारा फॉल कर जाएगा इतना। तो एक्चुअल में जो हमारा y इंक्रीज हुआ है वो सिर्फ इतना सा इंक्रीज हुआ है, वो इतना इंक्रीज नहीं हुआ। वो कंप्लीटली इतना इंक्रीज कब होता, जब हमारा LM का कोई सीन ही नहीं होता, LM हमारा इकोनॉमी के अंदर होता ही नहीं। या फिर दूसरी सिचुएशन कि हमारा पूरा कंप्लीट y इतना इंक्रीज कब होता, जब हमारा LM हॉरिजॉन्टल होता। तो हमारी बुक में ये गिवन भी है कि अगर हमारा LM हॉरिजॉन्टल होता है तो सिचुएशन में बेसिकली क्या होगा, ये हम ऐसे बना देते हैं इसे, एक सेकेंड, ये मैंने ऐसे बना दिया, मेरा IS, ये मेरा हो गया LM। ओके, और ये ही मेरा पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, और ये ही इस पॉइंट पर हमारी जो दोनों मार्केट है वो इक्विलिब्रियम पर है। अब यहाँ पर अगर मेरा IS शिफ्ट भी कर जाता तो मैं क्या देख रही हूँ कि अगेन मेरा जो दोनों मार्केट इक्विलिब्रियम पर है वो इसी पॉइंट पर होती, जो कि क्या है, हमारा LM भी है और वो हमारा I भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है वो मैच कर जाती। तो हमारी बुक में इसलिए बताया हुआ है कि अगर मेरा LM हॉरिजॉन्टल होता है, LM हॉरिजॉन्टल होता है तो उसका मतलब ये है कि हमारी जो रियल डिमांड फॉर मनी है, यहाँ पर ये जो हमारी रियल डिमांड फॉर मनी है वो y का फंक्शन ही नहीं है, y पे डिपेंड ही नहीं करती है, वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करती है। तो उस सिचुएशन में हमारे y के चेंज होने से LM में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो यहाँ पे हमारे y के चेंज होने से LM को हमें स्टडी ही नहीं करना पड़ता, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं आते, ये सारे कोई भी चेंजेस नहीं आते, y हमारा कम ही नहीं होता। तो हमारा प्रॉपरली जो y इंक्रीज होता वो उतना ही इंक्रीज होता जितना हमारा IS शिफ्ट कर है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा एक्चुअल रीज़न है कि हमारा जो है y में चेंजेस कम क्यों आए हैं। इसको मैं एक बार बुक से एक्सप्लेन करती हूँ। तो अगर हम अपने बुक के डायग्राम को देखें तो हमारा बुक का डायग्राम क्या शो करता है कि मेरा जो IS है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर गया, और यहाँ पर इसके राइटवर्ड शिफ्ट करने से हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिस पे दोनों मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है वो यहाँ पर है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम और इंटरेस्ट रेट में क्या चेंजेस आए कि वो दोनों पहले से और ज़्यादा इंक्रीज हो गए। इसमें दूसरी चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि यहाँ पर जो इसका गैप है और यहाँ पर जो हमारा ये y इंक्रीज हुआ है वो सेम नहीं है। अब वो इसलिए सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पर अब हम अपने IS के साथ साथ LM को भी स्टडी कर रहे हैं, और अगर मेरा y इंक्रीज होता है
तो उसकी वजह से हमारी डिमांड फॉर रियल मनी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो हमारा जो आई बार है वो फिर से चेंज होगा, जिसकी वजह से हमारा जो वाई है वो कुछ फॉल कर जाएगा फिर से, और हमारा यहाँ पर वाई इंक्रीज तो होगा बट वो कम अमाउंट से इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारे एलएम की वजह से वो थोड़ा कम भी होगा। इसलिए हमारे वाई में जो चेंजेस आए हैं, वाई जो इंक्रीज हुआ है वो कम इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू हमारा जितना आईएस में चेंजेस आए हैं, जितना मेरा आईएस जो है चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, शिफ्ट हुआ है। नाउ अब अगर हम बात करें हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, हमारा 10.4, तो उसे हम आगे देखते हैं। 10.4 ड्राइविंग द एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, या फिर हम कर्व भी बोल सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं कि हम ISLM के थ्रू किस तरीके से अपने एग्रीगेट डिमांड के कर्व को ड्राइव करते हैं, और हम बेसिकली देखते हैं इसमें रिलेशन कि हमारे AD का प्राइस लेवल के साथ क्या रिलेशन है। अभी तक हम जब बात कर रहे थे तो हम लेकर चल रहे थे कि हमारा जो प्राइस लेवल है वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हम लेकर चलेंगे कि हमारा जो प्राइस लेवल है वो कांस्टेंट नहीं है, तो हम जब उसमें चेंजेस करेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से हमारी सप्लाई ऑफ मनी पर, क्योंकि वो हमारी रियल सप्लाई ऑफ मनी होती है, ये हमारी रियल सप्लाई ऑफ मनी की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे कांस्टेंट लेते थे, इसे अब हम इसे कांस्टेंट नहीं लेंगे, अब हम इसमें चेंजेस को करेंगे और हम देखेंगे कि हमारी रियल मनी सप्लाई में क्या चेंजेस आते हैं, और उससे हम ड्राइव करेंगे हमारे AD कर्व को। इसके अंदर जो हम दो चीज़ों को कांस्टेंट लेकर चलेंगे, तो उसमें से हमारी फर्स्ट है कि हम लेकर चल रहे हैं कि हमारी जो ऑटोनॉमस स्पेंडिंग है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारी जो नॉमिनल मनी सप्लाई है, मतलब कि जो हमारी सेंट्रल बैंक सप्लाई ऑफ मनी करती है, ये जो होती है हमारी नॉमिनल मनी सप्लाई, ये भी हमारी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इसे ग्राफ के थ्रू ही समझते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक इनिशियल ग्राफ ड्रॉ करती हूँ जहाँ पर हमारी दोनों ही मार्केट जो है इक्विलिब्रियम पर है। तो यहाँ पर ये मैंने ले लिया अपना IS, ये मैंने ले लिया अपना LM, और यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है हमारी दोनों ही मार्केट इक्विलिब्रियम पर है। अगर यहाँ पर दोनों ही मार्केट इक्विलिब्रियम पर है तो ये मैंने इसे यहाँ पर भी ले लिया अपना लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम। और यहाँ पर नीचे वाले ग्राफ में हम बात करेंगे कि हम अपने एग्रीगेट डिमांड को किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। तो पहले मैं इसे एक बार लेबल कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कि हमारे इस पॉइंट पर जो हमारी दोनों ही मार्केट है वो इक्विलिब्रियम पर है, और जब दोनों मार्केट इक्विलिब्रियम पर है तो उस केस में हम लेकर चलते हैं कि हमारा जो प्राइस लेवल है इकोनॉमी के अंदर वो है P1। तो यहाँ पर हमारी जो रियल मनी सप्लाई होगी इकोनॉमी के अंदर, जो रियल मनी सप्लाई होगी वो बेसिकली क्या हो जाएगी, हमारा M बार डिवाइडेड बाय हमारा P1। तो यहाँ पर अब अगर हम बात करें हमारे AD को ड्राइव करने की, तो यहाँ पे हम अपने AD को नीचे वाले ग्राफ में ड्राइव करेंगे, और बेसिकली हम यहाँ पे कैसा रिलेशन देख रहे हैं कि हमारे Y का कैसा रिलेशन है प्राइस लेवल के साथ। Y को हम बेसिकली क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर तो सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स की बात करने वाले हैं, है ना। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हमें पता है कि हमारा जो Y है वो AD के इक्वल होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर Y और इनकम का जो है रिलेशन देखना है, जिससे हम अपने AD को भी ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए हम बात करते हैं कि लेट सपोज एक और पॉइंट के लिए, ऑलरेडी हमें एक पॉइंट तो यहाँ पे मिल गया, तो अपने सेकंड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं कि हम बात करते हैं कि लेट सपोज अगर हमारा प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो अगर हमारा प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है, लेट सपोज वो हो गया P1 से P2, तो उस सिचुएशन में बेसिकली क्या होगा, अगर हमारा प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है दैट मीन्स कि हमारी यहाँ पर ये डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। पहले P1 थी अब वो P2 हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा दैट मीन्स कि हमारी जो मनी सप्लाई है वो फॉल कर जाएगी। तो हमारे प्राइस लेवल के इंक्रीज होने से बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो रियल मनी सप्लाई है वो फॉल कर जाती है। हमारी रियल मनी सप्लाई जो है वो फॉल कर जाती है। अगर हमारी रियल मनी सप्लाई फॉल करती है तो हमें पता है कि ये तो हमारे LM को शिफ्ट कर दिया, ये हमने यहाँ पे भी पढ़ा था। अगर मेरी यहाँ पर रियल मनी सप्लाई फॉल कर जाएगी
अपने लास्ट केस में, तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा हमारा LM। तो उसको हम यहाँ पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारा LM जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर अब ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिसमें हमारी दोनों मार्केट जो है इक्विलिब्रियम पर है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है इकोनॉमी के अंदर वो पहले से इंक्रीज हो गया और हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम है इकोनॉमी के अंदर वो पहले से फॉल कर गया। यहाँ पर हमारा लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम इकोनॉमी के अंदर जो है पहले से फॉल कर गया। कब फॉल करा, जब हमारा प्राइस लेवल पहले से इंक्रीज हो गया। तो मैं प्राइस लेवल को इंक्रीज कर देती हूँ, वो P1 से P2 हो गया और उसकी वजह से हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम है वो फॉल कर गया। तो ये हमारा सेकेंड कॉम्बिनेशन आ गया। जब हम इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो हम अपने AD को जो है ड्राइव कर सकते हैं। ये हमारा जो है AD हो गया। AD हमारा बेसिकली क्या शो करता है कि हमारे प्राइस लेवल और AD के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। अगर हमारा प्राइस लेवल ज़्यादा होगा इकोनॉमी के अंदर तो जो लोग डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी के अंदर वो फॉल कर जाएगी। अगर हमारा प्राइस लेवल कम होगा तो उस सिचुएशन में हमारा जो AD है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेशन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।